प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर से 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का किया अनावरण। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज पंचकुला से प्रदेश भर के लिए 4200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। कहा, पंचकुला में जल्द शुरू होगी मेट्रो। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत पोर्टल पर अब तक करीब 700 श्रद्धालु अपना करवा चुके हैं पंजीकरण। पंजीकृत श्रद्धालुओं को सरकार की ओर से करवाई जाएगी निःशुल्क यात्रा। और यमुनानगर जगाधरी विधानसभा के प्रतापनगर ITI संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लखपति दीदी महासम्मेलन का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का अनावरण किया। कश्मीर घाटी की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लिया। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद PM मोदी की ये पहली कश्मीर यात्रा है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू और कश्मीर का विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, धरती पर स्वर्ग में आने की भावना शब्दों से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा, वे जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी दिल जीतने की कोशिश करते रहेंगे। जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था, ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत की, जिनमें सफल महिलाएं, लखपति दीदियां, किसान, उद्यमी आदि शामिल हैं। PMEGP के एक लाभार्थी नाजिम नजीर एक मधुमक्खी किसान के साथ बातचीत के दौरान PM मोदी ने उनके प्रयासों को मीठी क्रांति लाने वाला करार दिया। भारत और विदेशों में भारी मात्रा में शहद बेच रहा है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के एक समूह से भी बातचीत की, जिन्होंने सरकार के सहयोग से बेकरी इकाई स्थापित की है और सफलतापूर्वक व्यवसाय चला रही हैं। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि उनकी सरकार देश के युवाओं के विचारों का समर्थन करने के लिए हमेशा तैयार है। क्षेत्र और मजबूत होगा। 5000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। और अभी बहन हमीदा से जब मैं बात कर रहा था, पशुपालन को कैसी ताकत मिलने वाली है, ये बहन हमीदा से हम सीख सकते हैं। इससे रोजगार के भी हजारों नए अवसर तैयार होंगे। यहां किसानों के खातों में भारत सरकार ने करीब 3000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर सीधे भेजे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला से प्रदेश भर के लिए 4200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला में जल्द ही मेट्रो आएगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद मई-जून में और भी प्रोजेक्टों की शुरुआत की घोषणा की। इस दौरान CM ने कहा कि हरियाणा में 1 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के सदस्य रोडवेज की सामान्य बसों में 1000 किलोमीटर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसकी शुरुआत पंचकुला से कर दी गई है। इसमें 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को फायदा होगा। पहले चरण में 50 लाख कार्ड बनेंगे जो गरीबों को दिए जाएंगे। बस में यात्रा करते वक्त कंडक्टर कार्ड को स्वाइप करके लौटा देगा और उसके बाद टिकट देगा।
जो हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी योजना को मिलाकर 4223 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो जनता को समर्पित की जा रही है। भी हो सकता है कि कुछ शिलान्यास हमारी सरकार आने से पहले के हुए हो, उन्होंने तो शायद पत्थर लगा के छोड़ दिया होगा शिलान्यास का, लेकिन अंतोगत्वा हमने उनका भी सबका उद्घाटन किया। और एक नई बात, आज भी जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हम कर रहे हैं, इसका उद्घाटन भी हमको ही करना है, क्योंकि 1 लाख से नीचे जैसे आज बताया जा रहा है, जो हमारे हैप्पी योजना को शुरू करने वाले ने आंकड़ा लगाया कि 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी योजना का लाभ मिलेगा। वो लेवल है 1 लाख रुपया इनकम। 1 लाख का 84 लाख है तो 1,20,000 तक 1 करोड़ हो जाएंगे। हमने उस आय को अपने प्रदेश के लोगों को और सुविधा देने के लिए उसका दायरा बढ़ाकर के 1,80,000 रुपया कर दिया है। 1,80,000 परिवार आ जाएंगे, लेकिन नीति आयोग के पैरामीटर के हिसाब से हमारे 14 लाख परिवार बाहर हुए हैं, अर्थात हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। और इससे पहले पंचकुला पहुंचे सीएम मनोहर लाल का स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वागत किया। स्पीकर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पंचकुला में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज विकसित पंचकुला बन चुका है। 5,000 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट पंचकुला में हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल कार्यक्रम के तहत किया। आज नारनौल के पंचायत भवन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर नारनौल के विधायक एवं राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने 55 योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन किए। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने इस मौके पर कहा कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से अनेक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। उसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले की 55 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन नारनौल के पंचायत भवन में किया गया। इन योजनाओं पर 278 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में विशेष तौर पर नहरों के सुधारीकरण पर जोर दिया गया है। जोड़ों को डेवलप करने के साथ साथ 61 गांवों को पीने का पानी मिले, इसके लिए भालकी परियोजना भी इसमें शामिल है। 278 करोड़ के लगभग ये मानो कि 55 प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन हुआ है और ये 278 करोड़ की राशि से संपन्न हुए हैं। इसके अंदर ज़्यादा जोर नहरों के सुधारीकरण पर दिया गया है। रिहेबिलिटेशन ऑफ द कैनाल्स, सिंचाई के पानी को किस प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से हम किसान के खेत तक पहुंचाएं, किस तरह से इलाके की पैदावार बढ़ाएं, ज़्यादा जोर उस पर दिया गया है। नंबर 2 पर हमने जोड़ों को डेवलप करने के लिए, ताकि हमारा भूमिगत जल स्तर बढ़े और उससे भी किसान को और सबको फायदा हो सके। मुख्य रूप से इन 2 पॉइंटों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। हिसार के लघु सचिवालय स्थित जिला सभागार में आज 146 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। हिसार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने की। इस दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से 4200 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस कड़ी में 176 करोड़ की योजनाएं व शिलान्यास आज किया गया। ये सभी कार्य लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले शुरू होने से पहले आरंभ किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी हर चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। 4200 करोड़ रुपए की शिलान्यास या उद्घाटन, इस तरह की चीजें जनता को समर्पित की। उसी के नाते हिसार जिले में भी लगभग 146 करोड़ के जो काम हैं, ऐसे यहाँ पर मैंने देखा 13 काम हैं, कुछ पब्लिक हेल्थ के हैं, कोई पीडब्ल्यूडी का है, कोई स्वास्थ्य का है, इस तरह से अलग अलग, कोई इरिगेशन का है, इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम 146 करोड़ के ये जनता को समर्पित किए हैं। तो इसी निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला से ये कार्यक्रम कंडक्ट किया है और उसके बाद पूरे जिलों में, सभी जिलों में और कुछ जगह सब डिवीजन में भी ये कार्यक्रम हुए हैं कि जो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे वो पंचायत के, जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे वो निगम के चुनाव हो, हमारी पार्टी दिन में 24 घंटे
और साल में 12 के 12 महीने तैयार रहती है। हमारा संगठन नीचे पन्ना प्रमुख तक पहुंचा हुआ है। तो ना जाने किस वेश में मिल जाएं बाबा भगवान रे, क्या पता कौन सा चुनाव कब आ जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को विकास की अनेकों परियोजनाओं की सौगात दी। इसी कड़ी में आज यमुनानगर के जिला सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 66 करोड़ 56 लाख रुपए की 20 परियोजनाओं को शिलान्यास व उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि की रूप में शिरकत की। वहीं यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवा रही है। वहीं लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दोनों चुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी। कुल मिला के 4200 करोड़ रुपए की जो योजना है उनकी आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खासकर जो सरोवर का है जिसमें आज काफ़ी बड़ी संख्या में, खासकर हमारे जिले में तो काफ़ी बड़ी संख्या में आज हैं, तो ये जो थे तालाब जो थे ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का निर्णय लिया और उसके बाद केंद्र से भी एक स्कीम इस प्रकार की है अमृत सरोवर की, तो उस पर जो काम किया आज जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि 1700 सरोवर ऐसे हैं जिनको हमने ठीक किया। कुल प्रदेश में 14,000 ऐसे सरोवर तालाब हैं जिनकी हालत खराब है, मान लीजिए उनकी समस्या है। एक पुराने टाइम में एक था कि जब मकान कच्चे होते थे तो हम उसी में से गारा निकालते थे और रिचार्ज होता रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब मकान पक्के हैं, उस प्रकार का रहा नहीं, वो पानी जो लगातार खड़ा रहता है तो मिट्टी इतनी चिकन होगी कि वो पानी नीचे जाता नहीं। तो अब उसको जिस प्रकार से ठीक किया गया तो जहां एक तरफ तो समस्या थे उसका भी समाधान होगा और जहां उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन, श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, श्री पटना साहिब गुरुद्वारा, काशी विश्वनाथ के दर्शन करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर पंजीकृत श्रद्धालुओं को सरकार की ओर से निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। पोर्टल पर अब तक करीब 700 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रभु श्री राम लल्ला के दर्शन के लिए करनाल से अयोध्या जाने वाली तीर्थ यात्राओं की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत यात्रियों को अयोध्या दर्शन, श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, श्री पटना साहिब गुरुद्वारा, काशी विश्वनाथ मंदिरों का दर्शन करवाया जाना शामिल है। इसके अलावा अन्य तीर्थ स्थानों के लिए भी धीरे धीरे पोर्टल खोलेंगे ताकि और तीर्थ यात्री जो देश में अन्य तीर्थ स्थानों पर जाने के इच्छुक हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए 1,80,000 रुपये सालाना से कम आय वाले तथा 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ये सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। अब लोगों की बहुत बड़ी चाहत कि वहाँ उस मंदिर के दर्शन करने जाएं। हमने योजना बनाकर मुख्यमंत्री तीर्थ स्थान यात्रा योजना ये घोषित की थी, जिसका श्री गणेश आज किया गया है। आज उस योजना के अंतर्गत पहली ये बस वोल्वो बस जिसमें 52 तीर्थ यात्री उनको आज रवाना किया है और ये लोग आज रात्रि को लखनऊ रुकेंगे, कल मंदिर दर्शन करेंगे अयोध्या में जाकर और फिर कल रात्रि को वापस लखनऊ इनका रात्रि ठहराव होगा और परसों दोपहर तक वापस लौटेंगे। तो इसलिए इस यात्रा का श्री गणेश किया गया, शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार आगे अलग अलग स्थानों से बसों द्वारा या ज़्यादा संख्या होने पर ट्रेन भी बुक कराई जा सकती है, तो उस नाते से भी हम करेंगे। इसके लिए हमने एक पोर्टल खोला है, उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। अलग अलग स्थानों के लिए अभी 700 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसमें अयोध्या जी के दर्शन भी हैं, उसमें श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा भी है, पटना साहब गुरुद्वारा भी है, उसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। यमुनानगर जगाधरी विधानसभा के प्रताप नगर ITI संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री ने PM नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन सुना। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए मोदी मनोहर की जोड़ी ने बेमिसाल काम किया है। महिलाओं के लिए ऐसी अनेकों योजनाएं चलाई हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब सभी वर्ग मजबूत होंगे।
हमारी बहनें हैं, उनका हमने टारगेट रखा कि 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। तो जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा योगदान इसका हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हर गांव में 100 से लेके 300-400 तक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हैं। और अगर ये महिलाएं काम करती हैं और इनको मौका मिलता है और इनकी आमदन बढ़ती है, तो मैं समझता हूँ कि देश शक्तिशाली तब बनेगा जब ज़्यादा लोगों के पास काम होगा और ज़्यादा लोग समृद्ध होंगे। ये तो सही है कि 2027 तक भारत जो है वो तीसरी ताकत बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि अगर ये मजबूत होंगी तो फिर शायद हम इससे भी आगे भी निकल सकते हैं, हम दूसरी ताकत भी बन सकते हैं तीसरी की बजाय। तो तीसरी ताकत बनना तो निश्चित है, लेकिन फिर दूसरा भी बढ़ाया जा सकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि कहाँ से किस चीज़ का उपयोग करना, कितना उपयोग करना। और जो बहनें हैं वो 50% हैं, और अगर मान लीजिए वो पीछे रहती हैं, मतलब उसमें योगदान नहीं होता, तो मैं समझता हूँ देश पीछे रहेगा। आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसानों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि बड़े शर्म की बात है, आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं। कैसे माता पिता हैं? बच्चों के आड़ में प्रदर्शन, और वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहाँ खड़े होने तक का अधिकार नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने शुभकरण की मौत की जांच को लेकर भी अहम आदेश दिए हैं। इस दौरान हाईकोर्ट ने तल्ख होते हुए कहा है कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कौन करता है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार लगाई और कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। 3 सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। हाईकोर्ट ने आज सारी फोटोग्राफ देखी जो आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से उनको दिखाई गई थी, जिसमें फ्रंट पर आगे आंदोलनकारी महिलाओं को, बच्चों को लेकर चल रहे हैं और कुछ के हाथ में हथियार भी थे। इस पर जजों ने काफ़ी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बच्चों का काम आंदोलन में ले जाने का नहीं होता है, उनको स्कूल में होना चाहिए, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उन्होंने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सख्त टिप्पणियाँ कोर्ट ने की हैं। और साथ में आज हाई कोर्ट ने ये भी, अभी जो ओरल ऑर्डर आया है, लिख के ऑर्डर शाम तक आएगा, उन्होंने कहा कि जो सुखचरण सिंह की जिसकी मृत्यु हुई थी, शुभकरण की जो मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु की कारणों के लिए कैसे हुई, किस तरीके से हुई, एक 3 मेंबर की कमेटी का गठन उन्होंने किया है, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जिसकी अध्यक्षता करेंगे, और 2 पुलिस ऑफिसर एडीजीपी रैंक के, एक पंजाब से एक हरियाणा से, वो उनकी मदद करेंगे। वो ऑर्डर शायद शाम तक आ जाएगा और ऑर्डर आने के बाद ही उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। लोकसभा चुनावों को लेकर पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले युवाओं में भारी उत्साह है। उनका कहना है कि उनकी आयु 18 होने के पश्चात उनका वोट बना है और वे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहली बार अपने वोट का प्रयोग करेंगे। इसको लेकर वे काफी उत्साहित हैं। युवाओं ने कहा कि वे सभी मतदाताओं से भी अपील करते हैं कि वे भी अपने अपने मत का प्रयोग करें ताकि देश का लोकतंत्र मजबूत हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि वे ऐसी सरकार का चयन करना चाहेंगे जो कि देश में विकास के साथ साथ रोजगार के भी अवसर मुहैया करवाए। इस अवसर पर युवा मतदाताओं ने मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए गीत भी गाकर सुनाया। मेरा मत मेरा अधिकार, करती हूँ डंके पर चोट, मैं भी दूंगी अपना वोट, मैं भी दूंगी अपना वोट, मैं भी दूंगी अपना वोट, मैं भी दूंगी अपना वोट। उंगली पर काला टीका हम सब लगवाएंगे, उंगली पर काला टीका हम सब लगवाएंगे, वोट डालकर लोकतंत्र को सफल बनाएंगे, हम वोट डालकर लोकतंत्र को सफल बनाएंगे। जी, मेरा अभी वोट बना है, सो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, जिससे कि हम अपने लोकतंत्र के लिए एक सही सरकार का चुनाव कर सकते हैं, जो कि देश के सभी युवाओं के लिए भी सहायता प्रदान करेगी तथा उन्हें बेरोजगारी से रोजगार की तरफ लेकर जाएगी। इससे हमारे देश की, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार हमारे देश को हमेशा अग्रसर करे तथा आगे की ओर ले जाने के लिए सदैव प्रेरित रहे। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे सभी देश के युवाओं को अपने मतदान के लिए, जो कि हमारा पहला अधिकार व कर्तव्य है। 18 साल की हो गई, मेरा पहला वोट बन गया है और मैं चाहती हूँ कि मैं कैसे लोकतंत्र, एक ऐसी सरकार के लिए वोट डालूं जो देश के लिए अच्छी हो और जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करे। और मेरे वोट से मैं गाँव की महिलाओं और युवाओं को भी प्रेरित करना चाहती हूँ कि वो अच्छे सरकार का चुनाव करे और अच्छी लोकतंत्र सरकार की स्थापना करे। आपकी बार पहली बार वोट देने जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वोट का सदुपयोग हो, इससे एक अच्छी तथा नई सरकार का चयन होगा
और सभी व्यक्ति अपने मतदान के प्रति चयन दें ताकि एक अच्छी और नई सरकार का। छोटूराम किसान कॉलेज के प्राचार्य कुलबीर सिंह ने बताया कि मेरा वोट देश के लिए जागरूक करने के लिए महाविद्यालय द्वारा रैली निकाली गई एवं सभी छात्र एवं छात्राओं व स्टाफ को मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। हमने देश हित में वोट डालना है, जो इसमें हमारे युवाओं को आगे रोजगार के साधन मिले, नौकरियां मिले, देश की तरक्की हो, आर्थिक तरक्की हो, देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। तो ये और हमारे जो टीचर हैं उन्होंने, जो हमारे महाविद्यालय टीचरों ने बच्चों को इसके बारे में बताया और विद्यार्थी बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। और आपके माध्यम से मैं भी सभी से युवा जो जिनको फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे उनसे अपील करता हूं कि सारे के सारे अपने मत का प्रयोग करें। को जागरूक करने के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान तेजी से चल रहा है। इस अभियान में युवा भी गहरी रुचि दिखा रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जो व्यक्ति देश के विकास की बात कहेगा हम उसे ही वोट देंगे। उन्होंने कहा कि वे बड़े उत्साहित हैं जो इस लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। अंबाला छावनी के गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य रोहित दत्त ने बताया कि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है तथा मतदान करके हमें अपने कर्तव्य का अनुपालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेज में मतदान के प्रति युवाओं का जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किसी के प्रभाव में आकर मत का प्रयोग ना करें, अपनी चीज़ों को सोचें समझें, उसके बाद मत का प्रयोग करें। दूसरा, जो हमारे युवा मतदाता है, कई ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं या आसपास के मतदाता हैं जिन्होंने अपनी वोट ही नहीं बनाई, तो उनको भी हमारे जो सरकार की तरफ से जो पहल हुई है उसके साथ मिलकर उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि अपनी वोट को बनाएं। जल्द से जल्द कैंप लगाए जा रहे हैं। तो छात्रों का अंदर उत्साह काफ़ी है। हमने तो एक बार एनएसएस यूनिट को बोला था, पर उसके बाद ऐसा लगा कि छात्रों ने अपने स्लोगन, अपने पोस्टर और वीडियो और कई नुक्कड़ नाटक इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार पुनिया ने बताया कि देश में युवाओं की संख्या बेहद अधिक है। ऐसे में युवा मतदान के प्रति जागरूक हों, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाविद्यालय में हमने मेरा पहला वोट देश को, उसके साथ बच्चों ने सेल्फी ली है। अभी भी हमने उसको हमारे मेन गेट के पास उसको इंस्टॉल किया है ताकि बच्चे सेल्फी ले और इसके माध्यम से बच्चों में जागरूकता आए। और दूसरा, हमने साथ ही कल एक पोस्टर मेकिंग का, मतदान के बारे में पोस्टर बनाकर प्रतियोगिता आयोजित करके बच्चों को इस बारे में जागरूक करके विद्यार्थियों को क्लासेस में जाकर मतदान का महत्व बताने के लिए हमने इस बारे में कल ये एक्टिविटी आयोजित किया था। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि वे इस बार मतदानों में अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि वे ऐसे व्यक्ति को मत देंगे जो देश को और अधिक प्रगति की ओर लेकर जाए। मैं अभी 18 साल की हूँ, तो अभी मैंने अपनी वोट बनवाई है और मैं जो है अपने देश को अपने पहला वोट जो है वो दूंगी। और मैं दूसरे लोगों को भी जागरूक करूँगी कि आप भी जो है वोट दीजिए ताकि आप भी जो चाहते हैं कि हमारे देश में सुधार हो वो सुधार हो सके, हमारे लिए हेल्पफुल हो। बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं भी लेकर आए। ये वाला साल मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ। मेरा अभी वोट बना है और मैं वोट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ, क्योंकि एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे देश के लिए जिसको मैं निभाने जा रहा हूँ पहली बार वोट देके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस सरकार को मैं वोट दूंगा वो सरकार सत्ता में आए और हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करे, आर्थिक और सामाजिक सारे दृष्टिकोण से हमारे समाज का विकास करे। मेरा पहला वोट देश के लिए, 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 मेरा पहला वोट देश के लिए। हमारा मत हमारी ताकत, हमारा मत हमारा अधिकार, हमारा मत हमारी ताकत, हमारा मत हमारा अधिकार, हमारा मत हमारी ताकत, हमारा मत हमारा अधिकार, हमारा मत हमारी ताकत, हमारा मत हमारा अधिकार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 110वीं मन की बात में युवाओं और विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है।
उन्होंने आगामी चुनाव में अपने वोट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और दूसरों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है। इसी कड़ी में कैथल के डीएवी कॉलेज पुंडरी की एनएसएस यूनिट और पॉलिटिकल साइंस विभाग द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉक्टर सुरेंद्र आर्य ने अवेयरनेस लेक्चर देकर युवाओं को मतदान के बारे में जागरूक किया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष प्रोफेसर विश्वजीत ने कहा कि देश के चहुमुखी विकास और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए युवा वर्ग अपना वोट देकर अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके कॉलेज में 18 साल से ऊपर के सभी युवाओं को जागरूक करते हुए उनका वोट बनाया गया है और युवाओं को मतदान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कि जो युवा विशेष तौर पर 18 साल के बाद जिनका मतदान के लिए वो जाएंगे, पहली बार वो मतदान कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है, क्योंकि ये इनका एक लोकतांत्रिक अधिकार ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो जब अपने मत का प्रयोग करें तो वो उम्मीदवार का चुनाव करने से पहले उस उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करें, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, उस पार्टी को देखें कि वो देश के विकास के लिए क्या काम करती रही है। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार हम समय समय पर रैली और लेखन प्रतियोगिता, कंपटीशन वगैरह ये सारा हम करवाते हैं, जैसा भी हमारे सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनके अनुसार। दूसरा सर, हमारा ये प्रयास रहता है, एक शिक्षण संस्थान में प्राध्यापक होने के नाते हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे विद्यार्थी ये जो प्राचीन काल से ये जो जातीय या धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर हम चाहते हैं कि हम इन बच्चों को अवेयर करें और हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। पहली बार मतदान करने वाले छात्र छात्राओं ने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश के लोकतंत्र में मजबूत बनाने में वे पहली बार अपना वोट देकर अहम भूमिका निभाएंगे। अपना वोट डाल रहा हूं तो मैं किसी शिक्षित व्यक्ति को ही वोट अपना दूंगा, क्योंकि जो शिक्षित होगा उसके अंदर काबिलियत होगी तो वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। और मैं यही सोचता हूँ कि जितना व्यक्ति शिक्षित होगा वो उतना ही देश के लिए अच्छा सोचेगा और अच्छा कार्य करेगा और हमारे देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा। पहली बार वोट देने जा रही हूँ इस बार, और मैंने ना देखा है बहुत से लोगों को कि वो अपने परिवार वालों के दबाव में आके या फिर आसपास वालों के सुन के वो किसी को भी, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, वो अपना वोट दे देते हैं। लेकिन मेरा मानना है मैं अपनी पहली वोट, और जब तक मैं अपनी वोट दूंगी मैं ऐसे व्यक्ति को दूंगी जो अपने सहयोग, मतलब अपने साथ जो उसके पार्टी में है उन्हें साथ मिलकर अपना मेरे देश का विकास करेगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उचाना के राजीव गांधी महाविद्यालय में आयोजित 12वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2020 में लागू की गई नई शिक्षा नीति रोजगार परक साबित हो रही है। साथ ही नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों एवं चरित्र निर्माण पर मुख्य फोकस किया गया है। नई शिक्षा नीति में नई तकनीक, नए लक्ष्य तथा नए अनुसंधान अवसरों का सृजन व्यापक स्तर पर किया गया है। ऐसे नए टेक्नोलॉजी आप सीखिए, जितना नए तकनीक सीखेंगे, नए टेक्नोलॉजी के आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे चलने में, नौकरी मिलने में या उद्योगिता बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोग होगा। मुझे विश्वास है अगर वे तकनीकी सीखेंगे। इस बीच में एक नया रिपोर्ट आया था और रिपोर्ट के अनुसार सारे दुनिया में बाय 1930 1930 तक 3 करोड़ नौकरी आने वाली है। समारोह में राज्यपाल ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 तथा 2022-23 के करीब 200 विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की। इसके अलावा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए प्राप्त करने वाली 5 लड़कियों को भी विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। डिग्रियां प्राप्त करने वालों में एमए इतिहास, बीए कला संकाय, विज्ञान तथा नर्सिंग के विद्यार्थी शामिल थे। वहीं डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों ने कहा कि हमें राज्यपाल के हाथों डिग्री प्राप्त करके गर्व महसूस हो रहा है तथा राज्यपाल द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये बिल्कुल प्रयास करेंगे। जैसा कि उनका जीवन परिचय के बारे में हमने सुनने को मिला, तो उन्होंने एक सिंपल साधारण व्यक्ति के तौर पर आज इतने ऊंचे पद पे है, वही साधारणता हम भी
ज़रूर उसको अमल करेंगे। बीएससी की मुझे डिग्री मिली है और 12वां दीक्षांत समारोह था। राज्यपाल सर आ रहे थे, इन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई और इनके ऊपर मैं चलने का प्रयास करूंगी और आगे डिग्री का बहुत ही अच्छे से प्रयोग करूंगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।